राहुल, अभिनय के तो आपने शिखर छुए, सफल भी हुए, लेकिन इसमें उदयपुर का कितना योगदान है? सबसे पहले सब सुनने वाले मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, उदयपुर का योगदान जहाँ तक है कि सब शुरू यहीं से हुआ। पैदाइश यहाँ की, संस्कार यहाँ के, पानी यहाँ का पिया, यहीं की मिट्टी में खेले और यहीं का इतिहास अपने अंदर भर कर या अपने व्यक्तित्व में पिरो कर जीवन में जो भी किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेवाड़ी होना तो अपने आप में एक गर्व की बात तो है ही। पर अब यह है कि वो जो हमारा इतिहास, जो हमारे संस्कार हैं, उसको हम अपने जीवन में कितना लागू करते हैं, कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, हकीकत में गर्व उस पर होना चाहिए। वॉट वी आर डूइंग विद आवर लाइफ, विद आवर प्रेजेंट। तो जो भी है, जो एक व्यक्तित्व है अपना, वो तो यहीं सब यहीं का बना हुआ है, यहीं बुना हुआ है। राहुल, अपनी बचपन की इस शहर से जुड़ी स्मृतियाँ कुछ हमारे श्रोताओं से साझा करें। बचपन में पूरा बचपन यहीं बीता, मतलब एटलीस्ट हायर केजी तक तो यहीं था। तो इन्फेंट ईयर्स जिसको कहते हैं, तो यहीं पैदा हुए। फिर सेंट पॉल स्कूल में थे और उसके अलावा मुझे याद है तब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा स्कूटर चलते थे। तो मेरे काका या काका के और भी मित्र, सब मेरे काका ही, तो आज कोई आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है सुखाड़िया सर्कल, कल चेटक पे कोई आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है, फिर कोई बापू बाज़ार घुमा रहा है, कोई गुलाब बाग लेके जा रहा है। ये तो फ्रीक्वेंट ऐसा होता था। और कोई वो गुजरात आइसक्रीम एक है, वहाँ पे हम आइसक्रीम खाने जाते थे। आइसक्रीम का बड़ा शौक़ था। इनफैक्ट हमारे एक अंकल हैं, उनको तो हम आइसक्रीम वाले बाजीसा कहते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आइसक्रीम्स खिलाते थे। तो घूमना फिरना, फतेह सागर के चक्कर लगाना, पहले स्कूटरों पे, फिर उसके बाद साइकिल्स पे खुद, और उसके बाद फिर तो बाइक पे, और फिर जीप में, और जैसे जैसे बट फतेह सागर एक ऐसी जगह है, उसके कितने भी राउंड लगा लो, हर बार नया लगता है। कितने भी राउंड लगा लो, गिनती ही नहीं रही। ऑब्वियसली सबका ही यही हाल है कि भूल गए होंगे कि कितने राउंड उसके लगाए होंगे। तो बचपन में ही इतने राउंड लगा लिए, और फिर यहाँ से गांव की तरफ जाना, गांव से वापस आना, 1-2 रात वहाँ रुकना। तो आई थिंक अभी ये 2 महीने मुझे अभी यहाँ हो गए लॉकडाउन में, तो इतना सारा एक साथ 2 महीने एक साथ मैं कभी नहीं रुका, मतलब निकलने के, यहाँ से चले जाने के बाद। तो वो बचपन की ही स्मृतियाँ ताज़ा होती जा रही हैं। राहुल, ये बताएं, फिर उसके बाद यहाँ से बॉम्बे कब और कैसे गए? बॉम्बे चले गए आफ्टर हायर केजी, कि मम्मी पापा वहाँ चले गए थे तो उन्होंने बुलवा लिया। उसके पहले तो यहीं था, मेरे काका के पास, दादी सा के पास। तो 1st to 5th आई वॉज इन बॉम्बे और मुंबई, और उसके बाद 5th तक वहाँ था। और फिर एक दिन जो भाषा, एकदम टपोरी भाषा सीख गया था मैं, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये वो। तो पापा ने सुना, पापा ने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, इसको ये बोलना सीख रहा है, ये क्या कर रहा है ये। तो देन माई मदर सेड कि अब ठीक है, अब यहीं की भाषा है, यहीं खेलता कूदता है। पापा ने कहा नहीं नहीं, वो सब ठीक है, यहीं की भाषा तो ठीक है, पर लेकिन ये तो पूरा ही भूल जाएगा सब कुछ, इसको भेजो राजस्थान वापस। सो आई वॉज सेंट टू मेयो कॉलेज अजमेर। तो 12th तक वहाँ थे, और उसके बाद वापस बॉम्बे चले गए क्या कॉलेज के लिए। उसके पहले मैं गया था ड्रामा स्कूल के लिए, क्या कहते हैं, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उन्होंने बोला कि भाई तुम बहुत जल्दी आ गए, यहाँ ग्रेजुएट होके आते हैं, तुम तो 12th करके आए हो। मैंने कहा वो ठीक है, फिर क्या करें। तो बॉम्बे जाना ही था वैसे भी, क्योंकि एक्टर ही बनना था, सिनेमा में ही जाना था, ये तो गोल तो था ही। तो फिर मैंने कहा वहीं चला जाए, वहीं थिएटर किया जाए। कॉलेज में भी मैं कभी क्लासरूम में था नहीं। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे, फादर एमिल डिक्रूज़, उनको मैं आज भी प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। क्लासरूम में नहीं था मैं, तो उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी, क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग थिएटर, इंटर कॉलेज, एमेच्योर, प्रोफेशनल एंड स्ट्रीट थिएटर, उसी में लगे रहता था मैं। तो वो समझ गए कि भाई जब तुझे नहीं करना तो ठीक है भाई, मैं तेरे साथ हूँ, पर मन लगा के कर इसको। तो उनका आशीर्वाद रहा। और मम्मी पापा को भी मुझे थोड़ा प्रूव करना पड़ा। पापा ऑब्वियसली, कोई भी फैमिली आप देख लो, खुश तो नहीं होती पहला ये फैसला सुन के बच्चे का कि एक्टर बनना है। उनको लगता है ये इसको हीरोगिरी की बीमारी हो गई।
तो कि उनका ऐसा सोचना जायज़ बात भी है, जब तक कि वो ये ना देख लें कि कितना सिंसियर है बंदा। तो मम्मी पापा दोनों मेरे प्लेस देखने आए, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये काम जानता है, मतलब इस काम को जानता है तू या कर सकता है, तो ठीक है। फिर थिएटर करते रहे और उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहाँ ड्रामा स्कूल, फिल्म स्कूल के लिए। हालांकि उसके पहले मैं पुणे भी गया। FTII है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का है, बहुत अच्छा है। बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस और सब निकले हैं वहाँ से। बट उस टाइम उनके पास एक्टिंग की फैकल्टी बंद थी कुछ टाइम के लिए, कोई कारण था, पता नहीं, भगवान जाने क्या, तो कुछ सालों के लिए नहीं थी। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा कहाँ जाऊँ, मतलब वो वहाँ जा नहीं सकते, यहाँ जा नहीं सकते, कहीं तो जाएं, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग लें। तो फिर अप्लाई किया, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी 2-3 जगह एडमिशन मिल गई। तो फिर इंग्लैंड इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा कि इंडिया एंड इंग्लैंड हैव अ कल्चरल हिस्ट्री टुगेदर, तो वहाँ जाओगे दिमाग की खिड़कियाँ और खुलेंगी, थोड़ा और सीखोगे और देखोगे। एंड एनीवे लंदन इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रेसेस एंड कल्चर्स, वहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इट वाज अ डबल ट्रिपल ट्रेनिंग एक तरह से। राहुल, हम बात कर रहे थे आपके इंग्लैंड जाने की, तो बताएं कि वहाँ जब गए तो कौन से कॉलेज में गए, क्या पढ़ाई की, और उस पढ़ाई ने आपके अभिनेता होने में कितनी मदद की? यही मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी पूछ रहे थे जब मैं गया था। तो दे सेड कि भाई तू जा तो रहा है, पर वहाँ उनका सिस्टम अलग है, उनका सब कुछ अलग है। मैंने कहा एक्टिंग इज़ अबाउट इमोशन, एंड इफ़ यू नो द लैंग्वेज विच यू विल बी वर्किंग इन और प्रैक्टिसिंग इन, देन इट डजेंट मैटर। अब कल को अगर राजस्थानी कोई फिल्म बनेगी तो हम कर सकते हैं ना उसको, और कोई हरियाणवी बनेगी तो भी कर सकते हैं। भाषा जाननी चाहिए आपको। अब कोई बोलेगा तमिल फिल्म, तो उसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत लगेगी, सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली। जैसे इंग्लिश है, वो भी हमको पता है। तो जो भाषा आपको पता है फिर उसमें ईजी हो जाता है, एटलीस्ट ग्रास्प करना ईजी हो जाता है। ग्रास्पिंग सबसे पहली चीज़ ग्रास्पिंग है, प्रैक्टिसिंग तो बाद में। तो गए वहाँ पर एक्टर्स इंस्टीट्यूट, रॉयल एकेडमी, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, हर जगह कोर्सेज भी थे, वर्कशॉप्स भी थी। फिर एक्टिंग के अलावा स्क्रीन राइटिंग के कुछ कोर्सेज थे। मतलब जो हाथ लगे मैंने सब कर लिया, क्योंकि जब वहाँ गए हो तो यू शुड बिकम एज अ स्टूडेंट एंड स्पेशली एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, जो कोई एक प्रोफेशन को आप परस्यू करने जा रहे हो, उसकी ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो यू हैव टू बिकम, आई होप इस वक्त कुछ काफ़ी सारे यंगस्टर्स सुन रहे हों, इसलिए नहीं कि मैं कुछ भाषण देना चाहता हूँ या शो ऑफ करना चाहता हूँ, बट अगर मेरे अनुभव से मेरे किसी छोटे भाई बहन को फ़ायदा मिलता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो क्या यू हैव टू बिकम अ ब्लॉटिंग पेपर, सोक कर लो, खींच लो, जितना सीख सकते हो सीख लो। ज्ञान बंट रहा है हर तरफ, जो 3 इडियट्स में एक लाइन भी है कि ज्ञान जहाँ हर चारों ओर बंट रहा है। तो अगर आपके पसंद का ज्ञान बंट रहा है तो जितना बटोर लो उतना कम है। So I did a lot of courses from all these institutes, apart from doing the main 3 years एक जो ट्रेनिंग होती है। एंड फिर वापस आए, आना तो था ही, आने में थोड़ा समय भी लगाया मैंने, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा घूमने फिरने इधर उधर निकल गया। तो मेरे पापा का फ़ोन आया, भाई हो क्या रहा है, तेरी ट्रेनिंग हो गई, तू मस्ती कर रहा है, ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा घूम रहा हूँ, इधर गया हूँ उधर गया हूँ। उनका फ़ोन आया, बोले वेयर इज़ राहुल? तो अब वो हमारे अंग्रेज़ वहाँ के जो मेरे लैंडलॉर्ड, वेल आई एम अफ्रेड राहुल इज़ नॉट हियर। पापा का अंदाज यहाँ का था, बोले व्हाई आर यू अफ्रेड? यू शुड बी अफ्रेड व्हेन ही इज़ देयर। तो उसने मुझे बोला, ओह योर फादर इज़ अ स्ट्रेंज मैन। तो खैर, तो पापा ने मुझे कहा कि अब तू आ रहा है या मैं आऊँ तुझे लेने? तो मैं डरा, मैंने कहा मैं चलता हूँ भाई। आना तो था ही, 4-6 महीने बाद आता, फिर पहुँच गया वापस। और उसके बाद उस टाइम पे ऐसा सिस्टमैटिक मामला नहीं था जैसा आजकल है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स बाकायदा होते हैं। उस टाइम भी थे लेकिन बहुत कम, अभी बाकायदा कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं। बट उस टाइम के जो आप उसको स्ट्रगल बोल लो या जो भी बोल लो, मैं तो स्ट्रगल बोलता नहीं, इट्स अ बैड वर्ड, उसको क्वेस्ट बोलना बेटर होगा, जर्नी बोलना बेटर होगा। स्ट्रगल मतलब डॉक्टर ने तो बोला नहीं कि करना पड़ेगा, तो क्यों कर रहे हो? स्ट्रगल बोल के आप अपने ऊपर और बोझ डाल रहे हो। तो जो अपनी जर्नी है या अपनी क्वेस्ट है, यात्रा जो है अपनी, उसमें डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती थी पहले, जो कि उसकी अपनी ब्यूटी है। क्योंकि आप मिलते ही अगर आप किसी डायरेक्टर से आप ज़्यादा थोड़ा सा और समय आपको मिल जाता है, तो इतने रिफाइंड और ज्ञानी लोग होते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हो।
खाली उसे एक मीटिंग में ही। पर अभी चलो ऑर्गेनाइज ज़्यादा हो गया है, या जो भी, हर समय की अपनी डिमांड होती है। तो उस टाइम ये भी नहीं था कि मेल मी और फोटोग्राफ्स, हाथ में हार्ड कॉपी लेके जाना था। फ़ोटोज़ बांटो, रेज्यूमे बांटो, एड फिल्म्स के ऑफिस बहुत सारे में गया, मूवीज़ के भी गया, थोड़ा बहुत टीवी भी, बिकॉज टीवी तब शुरू 92 93 में तो शुरू हुआ था टीवी, तो तब तक टीवी को 7 8 9 साल हो गए थे आए हुए। ये कौन से साल की बात है राहुल? 99 2000। आप कितने साल के थे तब? आई मस्ट बीन व्हाट 22, ऐसा कुछ। मतलब 22 साल की उम्र में आपने एक तरह से अपनी क्वेस्ट शुरू कर दी। 22 23, मतलब आप समझ लो। लेकिन राहुल, इससे पहले एक प्रश्न और बनता है जी। कि अभिनेता बनना है, क्योंकि आपके पिता एक तरह से बिजनेसमैन या किसान मान लीजिए, माता कवियत्री, और उसके बाद वो राजनीति में आई, वो भी फुल टाइम बिजी थी। आप अभिनेता बनेंगे, ये कीड़ा कब अंदर आया और कैसे ये आया? पता नहीं, आई थिंक बचपन में किसी ने स्किट में परफॉर्म करने के लिए बोल दिया, तो गलती से ताली बज गई, तो अपना दिमाग ख़राब हो गया। तो गलती से ताली, मतलब वो तो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए बजाते ही हैं लोग, बच्चे का हो जाता है दिमाग ख़राब, बच्चे को लगता है कि नहीं यही करना चाहिए। फिर एक अगले बार फिर स्टेज पे गए तो ताली नहीं बजी, तो ऐसा लगा कि अरे क्यों नहीं बजी, तो पता चला कि बहुत बुरी एक्टिंग की थी। फिर तीसरी बार फिर बजी, फिर डिबेट्स, ड्रामेटिक्स करते करते फिर मिमिक्री भी बहुत करता था, एक्टर्स की भी और टीचर्स की भी, तो वो सब भी करता था। फिर ऑब्वियसली आपको आपके फ्रेंड्स भी थोड़ा सा बोलते हैं कि तुझे तो ये करना चाहिए, तुझे परस्यू करना चाहिए। कुछ ठीक से गाइड करते हैं, कुछ थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, तो चढ़ा देते हैं तो वो तो ज़िंदगी उतार भी देती है आपको, अनुभव आपके वो उतार भी देते हैं। तो ठीक है, थोड़ा और सीरियस हो गया। बचपन में हीरोगिरी करनी थी, बट थोड़ा सा बड़ा हुआ समझ में आया कि नो, इट इज़ डीपर देन दैट, परफॉर्मेंस इज़ डीपर। तो फिर एक्टरगिरी करनी थी, तो जितनी एक्टिंग को या परफॉर्मेंस को जितना और गहराई से समझना, वो उसकी ओर ध्यान चला गया। तो फिर उसमें फिर आपको क्या है, थिएटर करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में है हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन। रिहर्सल आप कितना करते हो, तो रिहर्सल एक ही चीज़ आपको रिहर्सल देती है एक्टिंग में, जहाँ तक सवाल है वो है थिएटर। ठीक है, सिनेमा में आप करते हो, एक टेक के पहले या एक वर्कशॉप भी कर लोगे, 2 दिन की कर लोगे, या दो रिहर्सल कर लोगे, फिर टेक, एक्शन, टेक, कट, फिर नेक्स्ट। तो वो जो महीने का रिहर्सल है वो नहीं करते हो आप सिनेमा में। तो वो एक एडवांटेज है थिएटर का। तो थिएटर इज़ अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन फॉर बिकमिंग एन एक्टर, इवन इफ यू वांट टू डू ओनली थिएटर, और इफ़ यू वांट टू डू टीवी, और यू वांट टू डू सिनेमा और वेब। अब तो कितनी चीज़ें खुल गई हैं। थिएटर इज़ अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन। तो ये जो कीड़ा जो आप कह रहे हो, वो और मैच्योर होता है, कीड़े से सांप हो गया, अजगर हो गया। राहुल, ये बताएं कि शुरू में जब आप एक्टिंग में गए या जाना चाहते थे, तो जैसा कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, हीरोगिरी, तो शुरू में हीरो बनने ही गए थे, या लगा कि मैं एक्टर बनूं, साथ में हीरोगिरी भी मिल गई तो ठीक है? नहीं, वो तो बचपन में था। जो भी हर बच्चे को होता है ना, हर बच्चे का आइडल होता है। एंड एक आइडल नहीं, बहुत सारे होते हैं, यू कीप ऑन सीइंग। So while I was in college itself, I realized that performance is much deeper than just, than just what you see or what you look at or what you idolize. It is much, much deeper. So then you want to do variety, versatility, फिर वो प्रूव करने लग जाते हो आप कि मैं कितना वर्सेटाइल हूँ। भाई, आप एक्टर तभी हो जब आप वर्सेटाइल हो, वरना आप एक्टिंग के प्रोफेशन में हो, ख़त्म, इसके आगे कुछ नहीं है। मतलब एक्टर वही है जो वर्सेटाइल है, कि एक्टर मतलब हर बार कुछ नया, वरना यू कैन शेक अ सोडा बॉटल, हर बार झाग ही आएगा। बट इट्स ओके, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टर्स। कुछ लोग परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, कुछ अपने चार्म के लिए माने जाते हैं, कुछ को देख के बड़े अच्छे लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब बहुत भारी कलाकार ही हों, नहीं, बट कुछ बात होनी चाहिए। वो कुछ बात होती है तभी आप वहाँ होते हो। और सक्सेस जहाँ तक का सवाल है, सक्सेस वैसे भी आपके हाथ में नहीं है ही नहीं। देयर आर अ लॉट ऑफ, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एट ऑल गुड एट द वर्क बट वेरी सक्सेसफुल, एंड गॉड ब्लेस देम। शायद दूसरी चीज़ें, क्वालिटीज़ उनमें ज़्यादा हैं, डिसिप्लिन है, लक भी होगा। लक तो खैर क्वालिटी नहीं है, लक तो अगर है या नहीं है वो आपके हाथ में भी नहीं है। तो दैट इज़ अनदर थिंग ऑल टुगेदर। बट अपनी तरफ से 100% देना, अपनी तरफ से उसको गहराई से उसको करना, वो आपके ऊपर है।
राहुल, अभिनेता या कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो या किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी जाता है तो एक बार किसी व्यक्ति को या ज़्यादा लोगों को आइडलाइज करता है। जैसे एक्टर भी कोई बनना चाहता है तो दिलीप कुमार या किसी न किसी को आदर्श मानता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप भी जैसे एक्टिंग में आए तो कौन आपके आदर्श थे या रहे? मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन से मेरे पापा, मेरे काका, उनकी डेलिबरेट उनका एफर्ट रहता था कि बच्चों को अच्छी फिल्में दिखाओ, अच्छा म्यूज़िक सुनाओ। तो आई वॉज एक्सपोज टू गुड म्यूज़िक, वेस्टर्न, इंडियन, गज़ल्स, एवरीथिंग, एंड सिनेमा ऑल्सो। पापा यूज टू वॉच गुड सिनेमा, तो वो भी देखता था। आई रिमेंबर वॉचिंग वेस्टर्न्स लाइक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म्स, छोटा बच्चा था तभी, और फिर यहाँ पे दिलीप साहब की फिल्में और भी कुछ पुरानी फिल्म्स। एंड आई रिमेंबर, हाँ, क्या था, एक किस्सा ये भी है। मैं पैदा हुआ उस दिन की एक दिन पहले जगजीत सिंह जी का प्रोग्राम रखा था पापा ने घर पे, यहीं उदयपुर में। तो पापा मुझे हमेशा कहते हैं तुम जगजीत सिंह की गज़ल सुनने के बाद अगले दिन पैदा हुए हो। तो आई थिंक अ टेस्ट फॉर गुड आर्ट वो शुरू से था। बट आइडलाइजिंग का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक 70s की जनरेशन पर, हम तो चलो 80s की 90s की जनरेशन है, बट 70s से तो देयर वाज जस्ट वन मैन, अमिताभ बच्चन, जिनको कि ज़्यादातर लोग जिनसे प्रेरणा लेके, तो उनका ऑरा इतना ज़बरदस्त था कि वो अभी तक लास्ट कर रहा है। तो 80s 90s में तो और भी फ्रेश था। तो उनको आई लुक्ड अप टू हिम अ लॉट। फिर वीडियो पे ऑफ कोर्स दिलीप साहब की फिल्में देखी। देन उस टाइम अमजद खान साहब, संजीव कुमार साहब, लॉट ऑफ ग्रेट एक्टर्स। और कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि उस वक्त आप समझ लो उनके व्यक्तित्व से इतना भले इंस्पायर नहीं होते हो उस समय, बट जब आपको गहराई की समझ होती है, परफॉर्मेंस की गहराई की समझ, फॉर एग्जांपल मिस्टर पंकज कपूर, तो वो बाद में समझ में आता है कि ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मर। तो ठीक है, उस दौरान एज यू ग्रो अप यू लाइक डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट थिंग्स। धर्म जी का एक अलग चार्म है, विनोद खन्ना साहब का अलग चार्म, तो सबका अपना अंदाज, सबका एंटरटेनमेंट वैल्यू और एंटरटेनमेंट स्टाइल भी अलग है। तो यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस पीपल फॉर वेरियस थिंग्स। अमिताभ से बाद में आपकी मुलाकात हुई या फिल्म इंडस्ट्री में जब आप गए तो कुछ उनसे टिप्स वगैरह मिली? नहीं, मिलता रहता हूँ मैं कभी कभार उनको, वी डू मीट, कभी सोशली मिल लेते हैं, कभी हम ऐसे ही मिलने चले जाते हैं। पहले तो होली का प्रोग्राम अक्सर होता था घर पर उनके, तो तब तो जाते ही थे। अभी आई मेट हिम सम टाइम अगो। इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग टू मीट हिम और इवन टू सी हिम। कुछ टिप्स आपको उन्होंने दिए? टिप्स तो ऐसा कुछ नहीं, बट जो सारे टिप्स हैं वो तो सामने वाले जो भी कलाकार हैं उनका काम देख के ही सीखने को मिल जाते हैं। राहुल, कौन सा अभिनेता या कौन सा डायरेक्टर ऐसा है जिसने आपको सच में अभिनय की गहराइयाँ सिखाई? आई थिंक द ग्रेटनेस ऑफ डायरेक्टर, ऑफ अ कैप्टन, डायरेक्टर कैप्टन ही हुए आपके, इज़ दैट वो एक बार कोई चीज़ समझा दें और उनकी प्रेजेंस में आप अपने आप सही चीज़ करने लग जाते हो। लाइक व्हेन यू फाइट अंडर अ ग्रेट जनरल, यू आर सो मेनी सोल्जर्स, बट वो हर एक सोल्जर को उस टाइम निर्देश नहीं दे रहे हैं। आपको पता है जनरल को क्या चाहिए और आप उसी तरह लड़ रहे हो। तो व्हेन यू हैव अ ग्रेट डायरेक्टर, और मेरे करियर में आई थिंक आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मेरा करियर मैंने उनके साथ शुरू किया, उस महान डायरेक्टर के साथ शुरू किया जिस व्यक्ति ने इस देश को सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्टर्स दिए हैं, श्याम बेनेगल साहब। मतलब ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड शाबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, आई मीन सो मेनी मोर, नीना गुप्ता, रजित कपूर एंड लॉट्स मोर। मतलब इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं, हर तरह के बढ़िया एक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो आई वॉज ऑल्सो लकी कि मुझे भी वही लाए। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं से सीखा इन टर्म्स ऑफ एक बेस बनाना जो होता है ना, करियर का बेस, परफॉर्मेंस का बेस, परफॉर्मेंस का सुर क्या होता है। क्योंकि पहला जो भी आलाप है उन्होंने ही दिलवाया। फिल्म का नाम था जुबैदा, 2001। तो वो आलाप के बाद फिर उसी को, जब आप आलाप लेते हो तो बाकी का गीत फिर उसी हिसाब से आप गाते हो। तो अभी तक वो गीत चल रहा है।
राहुल, जुबैदा की बात थोड़ी सी और करते हैं। उसमें एक और भारत के बहुत अच्छे अभिनेता मनोज वाजपेयी भी आपके साथ थे। तो किसी दूसरे अभिनेता के साथ काम करने और एक अच्छे अभिनेता के साथ काम करने से भी कुछ सीखने को मिला? हाँ, ऑफ कोर्स। वो परफॉर्मेंस तो क्या है, गिव एंड टेक का मामला है। उस गिव एंड टेक में ही आप सीख जाते हो। जब आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, अब सामने वाला बैटिंग कर रहा है, वो ठीक से बैट करेगा, वो बॉल दूर जाएगी तभी तो आपको रन लेने का मौका मिलेगा, तब रन लोगे और फिर आपकी बारी आएगी अपनी क्रीज पे। हालांकि मैं आई लाइक स्पोर्ट्स बट क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता, बट अचानक ये एग्जाम्पल निकल आया तो ये आई थिंक एग्जाम्पल भी मेरे को मेरा भाई है छोटा अजय राज, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, भगवान करे वो जल्दी इंडियन टीम में भी पहुँचे। तो उसी से जब मैं बात कर रहा था तो ये एग्जाम्पल निकल के आया, तो वो एकदम से अभी याद आ गया। सो इट इज़ अबाउट गिव एंड टेक। तो सामने वाला किस तरह परफॉर्म कर रहा है, वह जो क्यू देता है आपको, तो उसी क्यू पे तो आप पिकअप करते हो। तो इट इज़ ऑलवेज वंडरफुल वर्किंग विद अ गुड एक्टर, चाहे वो नोन हो चाहे नहीं नोन हो। मैंने कहा ना, वो नोन नॉट नोन, कितना लेवल सक्सेस कितना नहीं है, वो उससे मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और होना भी नहीं चाहिए। वो उससे फ़र्क पड़ेगा तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। आपको अपना काम ईमानदारी के साथ करना है, आपको चुना गया है वो काम करने के लिए। हाँ, कोई बहुत अच्छा कलाकार है जो फेमस भी है, कोई बहुत अच्छा कलाकार है जो फेमस नहीं भी है, पर दोनों ही मामलों में यू हैव टू गिव देम इक्वल रिस्पेक्ट। क्योंकि आप बहुत कोई नोन हो तो मैं आपको ज़्यादा प्रणाम करूं और आप नहीं हो तो मैं आपको ठीक से प्रणाम नहीं करूं, तो फिर मैं इंसान नहीं हूं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम राहुल, आप उन गिने चुने अभिनेताओं में से हैं जिन्हें दोनों तरह की फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी आपने काम किया और साथ में ऐसी फिल्में जो एक तरह से आर्ट फिल्में या जिन फिल्मों को बाद में याद किया जाता है, पैरेलल सिनेमा, उसके उनमें भी आपको चांस मिला। बताएं कि दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगा एज एक्टर, और किस फिल्म को आप व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा तवज्जो देंगे और क्यों? आई थिंक दोनों का अपना महत्व है। पैरेलल सिनेमा का जो मेकर है, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जो भी मेकर है, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चाहे वो किसी भी जॉनर को बिलोंग करता है, पहले तो उसके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका दर्शक कौन होगा। यू हैव टू हैव अ टारगेट व्यूअर, टारगेट व्यूअरशिप। नहीं तो मतलब नहीं है ना, फिर तो धूल में लट चला रहे हो आप। अब वो देखने आए नहीं आए वो आपकी किस्मत, बट आपको यू हैव टू हैव अ टारगेट। तो अपने आप वो जो जॉनर है सिनेमा का, वो डिसाइड करता है कि किस सुर की आपको एक्टिंग या किस सुर की राइटिंग, किस सुर का सिनेमाटोग्राफी, बहुत चीज़ें हैं जो एक्टर को बनाती हैं। एक्टर को क्रेडिट भले ही मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ना हो तो एक्टर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन, कहते हैं ना, सेम इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट प्रोपोर्शंस। 100 लोगों के लिए दाल बन रही है, फिर 1000 लोगों के लिए दाल बन रही है, कोई बड़ी शादी है तो, और 10 लोगों के लिए बन रही है किचन में, छोटे घर के किचन में, क्योंकि आज खाना है घर पे, रात को कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो दाल तो वैसे ही बनेगी, बट और इंग्रेडिएंट्स भी वही डलेंगे, प्रोपोर्शंस अलग अलग होंगे। सिमिलरली थिएटर में अलग प्रोपोर्शन हो जाता है, क्योंकि सिनेमा ऐसी चीज़ है कि आपके क्लोजअप लगा हुआ है, और आप अगर अपनी आँख ज़रा सी भी उठाओगे, पलक झपकाओगे, तो वो क्लोजअप उस 1 सेकंड को भी इतना बड़ा लगता है पर्दे पे, तो आपकी वो आँख उठाने से ही आपका गुस्सा या प्रेम या जो भी वो झलक जाएगा। बट मंच पे क्योंकि आप खड़े हो स्टेज के ऊपर, अब वो थिएटर के अंदर जो है वो पीछे ही पीछे वाला ऑडियंस का बंदा जो है वो तो नहीं देख पाएगा, वो खाली पहली लाइन वाला देखेगा कि आपने आँख उठाई। तो उसमें आँख के साथ शायद आपको हाथ भी उठाना पड़े हवा में, या कुछ ऐसा जेस्चर करना पड़े जो दूर तक महसूस हो। तो इट इज़ इंग्रेडिएंट्स और प्रोपोर्शंस की बात है। रियलिस्टिक थोड़ी सी एक्टिंग हो जाती है। जैसे जेल एक फिल्म की थी मैंने मधुर भंडारकर के साथ, बहुत सीखा मैंने उस फिल्म में, वो बड़ा गहरा किरदार भी था। तो उसमें भी मैंने थोड़ा हैदराबादी टच रखा था लैंग्वेज में। मोहम्मद अली रोड का मिस्त्री होता है ये कैरेक्टर, और कैसे वो जेल चला जाता है, और जब वो बाहर आता है तो जिस पत्नी को बचाने के लिए उसने झगड़ा किया था वही किसी को छोड़ के वो उसको छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है। उसकी भी अपनी मजबूरी होती है, जिसको ये समझता भी है एंड में, और ये गोली मारने तो उसको निकला था या किसी और को निकला था, खुद ही को गोली मार लेता। तो उसमें हैदराबादी टच रखा था थोड़ा, बट वो रियलिस्टिक, बहुत ही रियल, और बहुत सटल और सीरियस कैरेक्टर था।
अब खिलाड़ी 786 में जब आशीष मोहन वो अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, वो रोहित शेट्टी को असिस्ट करते थे, उनके एसोसिएट डायरेक्टर थे। वो आए तो उन्होंने नाम रखा कैरेक्टर का आज़ाद मोरे। मैंने कहा नहीं यार, इसको अगर मेरी बात मान, इसको आज़ाद रेड्डी कर दें। बोले रेड्डी करने से क्या होगा? मैंने कहा रेड्डी करने से मैं हैदराबादी एक्सेंट डाल सकता हूँ, और क्योंकि ये बड़ा अम्यूजिंग कैरेक्टर है, बहुत अम्यूजिंग है, तो उस लहजे में जब बोलेगा और अम्यूजिंग लगेगा और ज़्यादा। तो वो डायरेक्टर भी आपको जब इजाज़त दे देते हैं, फर्स्ट यू हैव टू टेक हिज परमिशन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और मोस्टली ऐसा मेरे साथ, आई थिंक आई हैव बीन लकी, आई हैव ऑलवेज गॉट द परमिशन। आई थिंक अगर आप सही दिशा में होते हो, सही दिशा में सोच रहे होते हो कैरेक्टर को लेके, तो कोई अच्छी चीज़ ही निकल के आती है अंदर से। और सबको अपनी तरफ से मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा अगर वो योगदान कर रहा है कैरेक्टर के प्रति, अपने काम के प्रति, तो जो कप्तान होता है, जो निर्देशक होता है, उसको अच्छा ही लगता है। तो ही सेड चलो लेट अस ट्राई। तो फिर उसको वैसा हैदराबादी किया, थोड़ा फ़नी अम्यूजिंग हैदराबादी। थोड़ा उसने कहा ये तो महमूद साहब वाला टच डाल रहे हो आप। मैंने कहा जो भी समझ लो, इफ़ आई रिमाइंड यू ऑफ अ ग्रेट एक्टर, इट इज़ आई एम ब्लेस्ड। ये बताएं कि नायक तो थे आप, लेकिन खलनायक बनना कैसा लगा? मज़ा आया। कैरेक्टर होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, वो उसके लिए सही होता है। ये मैं आपको एक, आई विल कोट अ वेरी ग्रेट एक्टर फ्रॉम हॉलीवुड, मिस्टर ली मार्विन। ली मार्विन बड़े गज़ब के लीडिंग एक्टर भी थे, कैरेक्टर एक्टर भी थे, और विलन भी बने कई फिल्मों में। उन्होंने कहीं पे लिखा था क्या मतलब बोला था, तो मैंने कहीं पढ़ा, वो मार्लन ब्रांडो के साथ उन्होंने वो फिल्म की थी द वाइल्ड वन, जिससे ये मोटरसाइकिलिंग का पूरा कल्चर आया दुनिया में। सिनेमा में पहली बार उस फिल्म में आया था। तो ये दो बाइक गैंग्स होती है, एक ब्रांडो और एक ली मार्विन। तो ली मार्विन ने कहा कि यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड यू मे बी प्लेइंग द वर्स्ट मैन ऑन अर्थ, बट यू डोंट थिंक ही इज द वर्स्ट मैन ऑन अर्थ, यू थिंक ही इज राइट। So you play him from the point of view, from the core, that he is right in whatever he is doing. And for you, the hero is the villain. And for the hero, the villain is the villain. For example, अभी गाजी अटैक हमने करी फिल्म। अब पाकिस्तान भी एक देश है, उनके सिपाही भी मतलब अपने वतन से मोहब्बत करते होंगे, वो अपनी ड्यूटी जमा के करते होंगे। पॉलिटिशियंस अलग चीज़ है, पॉलिटिशियंस तो वहाँ के जो है, उनको हिंदुस्तान को गाली दिए बिना उनका काम नहीं चलता, तो वो छोड़ो, उनको अलग रख दो, जो उनकी सरकारें हैं या जो भी है। जो सिपाही है जिसका काम है ऑर्डर्स फॉलो करना, वो तो जुनून से अपना काम कर रहा, तो वो तो अपने वतन का सिपाही ही हुआ। जो रज़ाक है, जो गाजी में जो हमारे लिए विलन है, तो हमारा सिपाही उनके लिए विलन है, उनका सिपाही हमारे लिए विलन है। दोनों देशभक्त हैं, दोनों अपने देश का काम कर रहे हैं। तो यू हैव टू प्ले अ सोल्जर लाइक अ सोल्जर। वो आड़ी टेढ़ी शक्लें बना के बिना बात का गुस्सा, क्योंकि आप दुश्मन के सिपाही हो, अरे यू प्ले इट लाइक दैट। तो मेरे डायरेक्टर ने भी कहा आई वॉन्ट हिम टू बी वेरी डेंजरस एंड मेनेसिंग। मैंने कहा वो तो आपने उसको वैसे ही बना दिया, डेंजरस और मेनेसिंग तो हो ही गया। वो ही इज़ ऑलरेडी अ थ्रेट टू इंडिया, बिकॉज वो यहाँ हमला करने आ रहा है। अब उस पर वो लाउड एक्टिंग करे, एक वो टिपिकल होती है ना, आप समझ रहे हो, गुस्सा हो के बिना बात। मैंने कहा प्ले हिम लाइक अ सोल्जर। ठीक है, वो गुस्सैल आदमी है, और जिस तरह की सिचुएशंस हुई जा रही है, वो तो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उसका गुस्सा अपने आप नेचुरली निकल के आ रहा है। बट उसको, इफ ही इज़ अ सोल्जर, यू प्ले हिम लाइक अ सोल्जर। वो तो अपने मिशन पे निकला बेचारा, वो तो शहीद भी होगा, और हुआ भी। यहाँ थोड़ी सी बात राहुल रज़ाक की करते हैं। गाजी अपने आप में चैलेंज इस लिहाज से कि एक छोटी सी सबमरीन में पूरी फिल्म शूट हो रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं, गुंजाइश नहीं है, कैरेक्टर के लिए भी गुंजाइश नहीं है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके आसपास किसी बैकग्राउंड का, किसी चीज़ का नहीं है। जी हाँ। तो इस लिमिटेड स्पेस में इस कैरेक्टर को प्ले करना और उसको बाहर लाना, किसी भी मुल्क का हो, कैसा भी हो, एक सेलर को बाहर लाना, ये कितना चैलेंजिंग था? काफ़ी था एक्चुअली। और मैं क्या, अब मैं थोड़ा अपना कोई बखान नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मैं होमवर्क बहुत करता हूँ। कोई भी कैरेक्टर हो, कई बार आपको ऐसा रोल मिल जाता है कि उस कैरेक्टर, उस जोन के बारे में आपको पहले से बहुत कुछ पता है। चांस की बात है ना। अब राजस्थान का कोई सपोज रोल मिल गया, तो ये तो हम अंदर बाहर जानते हैं, तो होमवर्क की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं जानते उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। तो न तो अपन ने ज़िंदगी में सबमरीन देखी, खाली फिल्मों में देखी या फ़ोटो में देखी। ठीक है, नेवी में बहुत सारे दोस्त हैं, आर्मी में है, वो अलग चीज़ है, तो उनसे सुनते रहते हैं, वो अलग बात है। तो मैंने कहा ये तो करना पड़ेगा होमवर्क कुछ।
तो बाकी इंडियन सबमरीन वाली जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने पूछा भी डायरेक्टर से कि व्हेन आर यू शूटिंग विद राहुल सिंह, तो ही सेड व्हेन ही इज़ फ्री। बोले व्हेन ही इज़ फ्री मतलब उनकी डेट्स अभी नहीं ली आपने? बोले नहीं, वो इंडियन नेवी के साथ सबमरीन में गए हैं 1 हफ्ते के लिए। तो मैं गया था साहब, मैंने परमिशन ली। आर्मी में एक हमारे मित्र हैं, मित्र तो क्या बोलूँ, मेरे पिता समान हैं, बहुत बहुत बड़े हैं। ही जस्ट रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल सिंघा साहब। ये रणविजय है ना, विजय जो है, ही इज़ वेरी फेमस, उसके पापा। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी बहुत काफ़ी पहले, वी वर ऑन अ प्लेन टुगेदर। तो मैंने सबसे पहले उनको लगाया फ़ोन, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, ये फिल्म है, तो नेवी में आप किसी को बोलो। ही सेड ठीक है मैं पता करता हूँ। फिर उन्होंने पता किया, फिर मुझे उन्होंने ही बोला कि यार तुमको कुछ पता नहीं है, तुम्हारे अपने स्कूल के सीनियर लांबा साहब इज़ द चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। अरे मैंने कहा हाँ, मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया। ही सेड एनीवे, मैं उनको भी बोल दिया है और मैं भी बात कर लेता हूँ। तो मैं सिंधु केसरी सबमरीन में मैं गया बॉम्बे, इजाज़त लेके नेवी की अच्छे से। आई वॉज विद देम फॉर अ वीक, अंदर बाहर सबमरीन में घूमना फिरना, सबमरीन को समझना, टर्बाइन्स उसके समझना, उसके टेम्परेचर्स को समझना, इंजन रूम में क्या टेम्परेचर होता है। वी वर देयर आई थिंक 45-60 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर अंदर, पसीना पसीना हो जाते हो आप। वो बाद में एयर कंडीशनर्स वाली सबमरीन्स भी हैं, जो न्यूक्लियर सब्स वगैरह हैं, उनमें तो एसी वगैरह चाहिए। अभी ये सिंधु केसरी भी आई थिंक इट वाज सेंट टू रशिया टू गेट दी एसी फिटेड। तो आई स्पेंड गुड टाइम इनसाइड अ सबमरीन अच्छे से। इफ़ यू आर मूविंग इनसाइड द सबमरीन, और अगर आप इतने बड़े कोई तोप कैरेक्टर हो, जो सबमरीन जो समुद्र का राजा, जिसको उनका कम से कम उसका मुल्क तो मानता है कि भाई ये तो क्या चीज़ है, और उसमें इंट्रोडक्शन भी ऐसा है, तो इतना तो आपको कंफर्ट होना चाहिए ना कि आप राजा की तरह सबमरीन में घूमो, बजाय इसके कि आप चल रहे हो फिर आपका सर कहीं टकरा रहा है, फिर कहीं बचते हुए निकल रहे हो। यू शुड वॉक नेचुरली। सो आई प्रैक्टिस दैट। फिर सो दे वर लाइक अच्छा, सो ही वेंट देयर, सो एवरीबॉडी एल्स फॉर शूटिंग, कोई ऐसा होमवर्क किसी ने किया नहीं था, पर मैं तो करता हूँ। वही है एक्टर की यात्रा, वही है। एक ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियाँ आप जी सकते हो वो आपके ऊपर है, तो जितना घुस के काम करोगे मज़ा आएगा। राहुल, अब थोड़ी सी बात करते हैं इस वक्त कोविड-19 क्राइसिस की। जी। कोविड-19 क्राइसिस के चलते हुए इस वक्त आप बॉम्बे अपनी कर्मस्थली को छोड़कर अपने घर उदयपुर भी हैं। तो एक तो कोविड-19 का ये जो संकट आया, उससे आपने कैसे मेंटली इमोशनली मुकाबला किया, और इस वक्त जो सारे काम एक एक्टर के थे वो सारे भी ठप हैं और एक तरह से ग्रिम सिचुएशन है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं, एक तो करंट सिचुएशन, आपका मेंटल उस वक्त क्या स्टेटस है, और उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा, इंडस्ट्री क्या होगी, एक्टिंग क्या होगी, फिल्में कब आएगी, कब काम मिलेगा? कोविड इट इज़ एक्चुअली अ बिग सेटबैक। सेटबैक तो है ही, सभी के लिए सेटबैक है, सिर्फ फिल्म वाले ही नहीं। और हम तो दूसरे फील्ड में भी हैं ना, लाइक हियर आई हैव होटल्स ओवर हियर, तो वो इंडस्ट्री भी सेटबैक फील कर रही है अच्छा खासा। और सिर्फ अपना दर्द ही अपना दर्द नहीं होता ना, दूसरों का भी तो होता है। और कितने लोग हैं, आपने देखा ना क्या क्या, वो बच्ची अपने पिता को पीछे बिठा करके साइकिल पे जा रही है सैकड़ों किलोमीटर, तो हमारा सेटबैक तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले, कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले की कृपा है या प्रकृति की कृपा है कि आराम से घर पे बैठ के सब कुछ मिल रहा है, और रोज़ धन्यवाद देना चाहिए इस बात का कि इस ऐसे हालात के बावजूद आप आराम से जी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी जिस भी रूप में आप ऊपर वाले को मानो, ऐसे घर में जन्म दिया कि आप अपना ध्यान तो रख ही सकते हो, औरों का भी रख सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई ट्राई टू डू। हालांकि पेमेंट्स मेरे बहुत सारे अटके हुए हैं, और लोग हर टाइम बहाना इसी चीज़ का देते हैं कि कोविड है। अरे मैंने कहा कोविड से तुम्हारे चेक का क्या लेना देना। तो मैंने एक तो प्रण ये लिया कि जो भी पेमेंट आएगी उसका इतना परसेंटेज में इस दिशा में भेज दूंगा। तो कुछ मेरे स्कूल के जूनियर्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं जो ये वाला काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक दोस्त है जो लंगर जैसा कुछ चलाता है, फूड पैकेट्स बनाता है। एक कोई और है जो कुछ और करता है। सो आई कीप, जब भी भेज सकता हूँ, जो भी अपना अपने स्तर पे एक हम्बल तरीके से जो भी कंट्रीब्यूशन बोल लो, मैं तो ड्यूटी समझता हूँ इसको, कंट्रीब्यूशन भी नहीं, तो वो मैं कर लेता हूँ। उसके अलावा हम तो निकले थे, आप समझो 19 मार्च को मुंबई से बाहर निकले 4 दिन की छुट्टी मनाने। तो वो 4 दिन 2.5 महीना हो गया। हम गए एम्बी वैली,
मुंबई से पास में भी पड़ता है। अक्सर मेरा वहाँ जाने का रहता ही है, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ अच्छी ट्रैक्स भी हैं, कुछ किले हैं, ट्रैकिंग भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, सह्याद्री के पहाड़ हैं, ताज़ा हवा और आउटडोर जंगल जो पसंद है अपने को। तो वो 2.5 महीने अटक गए वहाँ पे। तो फिर उसको यूज़ किया, राइटिंग करी, स्क्रिप्टिंग करी। मैं लिखता भी हूँ काफ़ी, तो ये थोड़ा सा मम्मी से, क्योंकि वो कवि हैं, तो थोड़ा सा गुण जो है उनसे मिल गया। तो लेखन में काफ़ी, एक उपन्यास पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, पूरा होने दीजिए उसको। तो ये करा 2.5 महीने वहाँ पर। फिर वहाँ से निकले तो मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तो मुंबई में ये हाल है वो हाल है, मैं तो नहीं जाऊँगी। फिर मुंबई में मैंने कुछ फ़ोन किया दोस्तों को जो वहाँ सीनियर लेवल पे हैं पुलिस में, तो उन्होंने कहा भाई अगर तू बाहर रह सकता है तो बाहर रह ले, अभी अगर नहीं रह सकता तो फिर आ जा। ट्रैवल का पास उन्होंने बना दिया, दे वर वेरी हेल्पफुल। तो मैं सिंधुदुर्ग चला गया, गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे। तो वहाँ 1 महीना समुद्र किनारे, एक और मित्र का घर है वहाँ, तो 1 महीना वहाँ टिक के वहीं पे रहे। वहाँ गांव वालों ने कहा कि 15 दिन बाहर मत आना अपने घर से, पर शुक्र है वो घर जो है बीच पे ही था, तो अच्छी खुली ताज़ा हवा और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। फिर आए मुंबई, 1 हफ्ते भर तक घर की हालत थोड़ी ठीक करी, क्योंकि कब से बंद था घर। और उसके बाद गाड़ी उठा के और उदयपुर आ गए। तो यही चल रहा है, जस्ट वर्किंग ऑन दी अदर थिंग्स दैट आई कैन, राइटिंग, अ लॉट ऑफ राइटिंग, स्क्रिप्टिंग। गुड थिंग इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। माई मदर फादर बोथ वर हियर। अभी मम्मी तो जयपुर गई कोई काम से, बट पापा यहीं हैं। तो जस्ट जो स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विद फैमिली, ये एक इसका प्लस पॉइंट आप मान लो। दिस इज़ दी ओनली प्लस पॉइंट एक्चुअली, बाकी तो नुकसान ही हुआ है कोविड में। फिल्म इंडस्ट्री की हालत अभी क्या है और आपके हिसाब से कब तक सुधरेगी? ये लोग परमिशंस दे रहे हैं फिल्म सिटी में शूट करने को, क्योंकि फिल्म सिटी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे जो नियम कायदे ज़्यादा ठीक से फॉलो कर सकते हैं और उसको नियंत्रण में भी रख सकते हैं। हर चीज़ को, सबको स्क्रूटनी होती है ना, लोग देख सकते हैं, जो अफसर हैं या जो अथॉरिटीज़ हैं वो देख सकते हैं कि भाई कायदे से सब चीज़, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अब वरना कहाँ कहाँ जाएंगे। पर जो बंगले या जो घर या जो स्टूडियोज शहर के अंदर थे, वहाँ परमिशंस रोक दी गई थी, क्योंकि वहाँ भीड़ भड़क्का वो सब ठीक नहीं। और जो मुंबई के बाहर हैं, एज इन दहीसर, बोरीवली, ये जो आउट ऑफ बाउंड्स जो हो जाए, थोड़ा शहर से दूर, वहाँ कुछ लोगों ने स्टूडियो के फ्लोर्स वगैरह बना रखे हैं, तो वहाँ शूटिंग रिज्यूम हो गई है, वहाँ अलाउ करिए। बट ये है कि इतना % क्रू कम कर दो, इतना % लोग ये रखो, मास्क पहनो, जो भी है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो ही जाएगा। एंड मेरे तो खुद के 3 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। एक तो फिल्म है वाइल्ड डॉग, ये गाजी अटैक के ही प्रोड्यूसर्स हैं, नागार्जुन के साथ, तेलुगु हिंदी उस तरह की फिल्म है, एस्पियोनाज थ्रिलर। उसकी शूटिंग कर रहे थे हम, और फिर उन्होंने कहा कि थाईलैंड जाएंगे। फिर ये कोविड का टेंशन, फिर थाईलैंड से बोले नहीं थाईलैंड नहीं जाएंगे, एक काम करते हैं बर्मा चलते हैं बर्मा नहीं नेपाल, नेपाल नहीं सिक्किम, सिक्किम नहीं चलो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही कर लेते हैं। बट फिर तब तक और सीरियस होगा तो कहीं की भी परमिशन नहीं मिली, तो वेट कर रहे हैं वो रिज्यूम होगी। फिर एक वेब सीरीज़ है जिसका पहला दिन शूट का हुआ ही था, और ये धारा 144 लग गई, तो वहाँ उसमें तो कहते हैं कि 4 आदमी के साथ, 4 आदमी के ऊपर नहीं इकट्ठा हो सकते, तो वहाँ तो 100 थे यूनिट पे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर एक और फिल्म हम कर रहे हैं, आँखें 2, तो वो उसकी भी मतलब प्रक्रिया शुरू हो ही गई थी, बट अभी उसको टाइम लगेगा, आई थिंक बड़ी फिल्म है। तो लेट्स ये आँखें 2, इसके बारे में बताएं, कौन डायरेक्टर है, साथ में को एक्टर्स वगैरह, कौन सी फिल्म बना रहे हैं आप? अमिताभ बच्चन एंड अभिनय देव इज़ द डायरेक्टर। इन्होंने हमने साथ में पहले दोनों ने 24 किया और डेली बेली करी, सो वी हैव वर्क ट्वाइस बिफोर। और राजतरू स्टूडियोज़, राजतरू एंटरटेनमेंट, दे आर प्रोड्यूसिंग इट। तो अब वेट कर रहा हूँ कि सब फॉर्मेलिटीज़ ठीक से हो जाएं, शूटिंग पे जाएं। ये लोग तो विदेश जाकर के लोकेशंस भी देख के आए थे, पर अभी कोविड ने सब हिला दिया एक्चुअली। और इतना ख़तरनाक ये है नहीं जितना इसको कर दिया गया है, इतना ज़्यादा हाइप। ठीक है, मैं मानता हूँ इट इज़ अ पैंडेमिक, इट इज़ अ डिजीज़, बट इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़। एंड सेफ्टी मेजर्स फॉलो करो और एक इम्यूनिटी डेवलप करो अपने अंदर, वो वाला डिजीज़ है ये। एक तो व्हाट्सएप ने इसको और कर दिया,
व्हाट्सएप और टीवी और मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, कोविड है, सावधान रहो। बट आई थिंक हो ही जाता है ना हर चीज़ को। वो अपने कहते हैं ना, मारवाड़ी में कहा होता है ना, नदी पहले सुनसाड़ो। तो बस वही, नदी पे उफान आया नहीं, उसके पहले ही शोर मचा रहे हैं कि बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ कंट्रोल की जा सकती है, ये उस तरह की बाढ़ है, बट ठीक है। राहुल, ये बताएं कि अभी इस वक्त आप उदयपुर हैं, उदयपुर के लोग आपको सुन रहे हैं, तो एज एक्टर आप इस शहर को बिलोंग करते हैं, क्या मैसेज देंगे उनको? मैं क्या मैसेज दूंगा? मेरे से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो छोटे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सोशल मीडिया इज़ नॉट वेरी हेल्दी, इससे दूर रहो, इसको यूज़ करो। मैं ये मेरे से जो छोटे हैं, इसलिए मैं आप नहीं कहूँगा, तुम कहूँगा। अरे यार, तुम लोग इसको यूज़ करो, इसे तुमको यूज़ मत करने दो। लगे हुए हैं लोग इंस्टाग्राम पे, कितने लाइक हैं, टिकटॉक पिकपॉक चिकचॉक जो भी इतने सारे ये हैं, कितने कितने लाइक मिले। अरे लाइक मिल के क्या कर लोगे? इतने सारे लाइक इकट्ठा करके क्या कर लोगे? इतने लोगों ने देख लिया, इतना वो ठीक है, इट्स ओके, किसका क्या कमेंट आया। रियलिटी मिस कर रहे हो इसके चक्कर में। इट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसके इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो अगर वो सारे मिलियन अगर वाकई फॉलोअर हैं, वाकई अगर हैं, तो वो सारे जाके उसकी फिल्म देखनी चाहिए। तो फिर वो फिल्म 100-150 करोड़ क्यों करती है? वो तो 15,000 करोड़ करनी चाहिए वो फिल्म, इतने पैसे बनानी चाहिए। तो बेसिकली इवन अ फेमस मैन और सक्सेसफुल मैन और अ स्टार और सुपरस्टार, जितने भी आप लोगों के लिए एक टाइम पास हो। क्या आप यही हो बस? तो अगर आप इस रैकेट में फंस जाते हो, तो आप दूसरों के लिए एक टाइम पास हो कि देखें इसने क्या डाला, देखें इसने क्या किया, अरे अपन भी कुछ कमेंट करें। अच्छा है, आप अपने क्लोज फ्रेंड्स का जो सर्कल है उसमें आप यू शेयर थिंग्स एंड यू गेट फीडबैक, वो ठीक है। लेकिन एक ज़माना था जब, अभी भी लिखते होंगे लोग, डायरीज लिखते हैं, अरे मेरी डायरी मत पढ़ना, खबरदार, तूने मेरी डायरी कैसे देखी। अब वो डायरी आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो अपने, या लैपटॉप पे, या फ़ोन में लिख रहे हो, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और जो भी हैं, इंस्टा है, वो पूरी डायरी लिख रहे हो। और अब नाराज़ हो रहे हो कि अरे तुमने कमेंट नहीं किया। पहले तो पहले नाराज़ होते थे कि कमेंट क्यों किया, देखा क्यों। अब नाराज़ होते हो कि देखा नहीं। ये क्या पागलपन है? यूज़ द सोशल मीडिया, डोंट लेट इट यूज़ यू, यही कहना चाहूँगा। राहुल, एक प्रश्न और बनता है कि छोटे शहरों से बहुत लोग, एक धोनी या बहुत सारे उदाहरण हैं जी। कि भारत में बहुत सारे छोटे शहरों से, छोटी जगहों से, जिसमें उदयपुर भी शामिल है, यहाँ से लोगों ने आगे बढ़कर काम किया, राष्ट्र और या दुनिया के स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आप भी छोटे शहर उदयपुर से ही बिलोंग करते हैं और आपने अपनी पहचान बनाई है। बताएं कि छोटे शहरों के लोग कैसे आगे पहुंच पाते हैं, क्या ख़ास होता है उनमें? नहीं, अभी पहचान बनाई कहाँ है, अभी तो वार्म अप चल रहा है। वार्म अप है ये, और आप अपने उसूलों पे अड़ के काम करते हो तो और वक्त लगता है, ये भी है। पर अब वो कैसे छोड़ें? बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर, दैट इज़ वॉट योर पर्सनैलिटी इज़, कि आप अपने ढंग से काम करते हो। तो इट टेक्स टाइम। और आई थिंक जहाँ तक छोटे शहर का सवाल है, उदयपुर कहाँ छोटा शहर है, दुनिया मरी जा रही है यहाँ आने के लिए। दुनिया, इट इज़ मे बी द साइज इज स्मॉल, अदरवाइज द ग्रैंडनेस ऑफ उदयपुर, पीपल से इट इज़ देयर फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड। एंड एनीवे, तो कमिंग बैक टू द स्मॉल टाउन psyche and the small town people making it big in the bigger cities and in the world, I think एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आई थिंक, बिकॉज यू वांट टू प्रूव समथिंग, यू वांट टू गो आउट देयर, यू हैव एंग्स्ट, यू हैव पैशन, एंड आप क्योंकि वो एक छोटी जगह से हो, तो वो एक बड़ा मौका आप ढूंढ रहे हो, वो अंदर ही होता है कहीं ना कहीं, तो इट इज़ नॉट, इट्स अ क्वालिफिकेशन। इनफैक्ट वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि जिसको सब कुछ मिला होता है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला होता है, वो शायद कई बार रिलैक्स भी हो जाता है, ढील भी दे देता है, जो कि ठीक भी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब जुनून से ही भरे हुए हों। कोई लोग आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कोई लोग एम्बिशियस नहीं होते तो नहीं होते, खुश रहते हैं। खुश रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। पर अब ठीक है, अगर आप में फायर भरी है
तो आई थिंक बिकॉज आप एक जगह से हो जहाँ हर चीज़ लिमिटेड है, एक्सपोजर भी लिमिटेड है, और आप आगे जाना चाहते हो, तो आपके अंदर ज़्यादा प्रूव करने की, खुद को प्रूव करने की, और मेन चीज़ क्या है, यू हैव टू प्रूव इट टू योर सेल्फ. दुनिया तो देख लेगी बाद में, तो यू आर ट्राइंग टू फर्स्ट प्रूव इट टू योर सेल्फ. वो आग आप में ज़्यादा होती है शायद, तभी ये सारी सक्सेस स्टोरीज भी आप देखते हो, सुनते हो, और उससे अगली जनरेशन भी प्रेरित होती है. अच्छी चीज़ ये है. बट आई थिंक दे शुड ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम बोथ साइड्स. वॉट वॉज द माइनस पॉइंट ऑफ दैट पर्सन as a human being also and as a performer, player, whatever, and what was the plus point. तो वो प्रेरणा सही में आपको मिलेगी कि क्या है, दूसरों की गलतियों से भी तो सीखो. कौन सा 1000 साल का जीवन तो नहीं मिला है ना कि ठीक है अपन भी गलती कर लेंगे, अपन उससे ही सीख लेंगे. ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप हर चीज़ गलती करने के लिए नहीं करते हो. कई बार यू डू समथिंग, यू आर पार्ट ऑफ समथिंग एंड यू रियलाइज अरे यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता. तो दैट यू हैव टू पुट इट डाउन टू एक्सपीरियंस कि भाई दैट वाज माय एक्सपीरियंस. बट हर बार एक्सपीरियंस कितना बटोरोगे, तो थोड़ा स्मार्टली दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना. इट इज़ मच, पीपल टीच यू मोर देन यू कैन इमेजिन. दैट इज़ इफ़ यू आर ओपन टू लर्निंग. आप दिमाग की खिड़की दरवाजे खुले तो रखो. मैं जो आपको एक बात कह रहा था, हम एक फिल्म की शूट कर रहे थे, आई थिंक गाजी अटैक ही थी शायद, हाँ गाजी अटैक की तो थी. तो उसमें मैं एक डायरेक्टर ने एक्शन बोला, जो टेक था, अच्छा खासा वो शॉट जा रहा. तो अब क्योंकि आपके भी अंदर आपको पता होता है ना कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अचानक जो हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं उन्होंने बोल दिया कट. तो मैं चिढ़ा, मैंने कहा यार ठीक तो जा रहा था, क्या कट. बोले नहीं सर आप समझो, आप थोड़ा सा इधर और आओ, अब ये वायर जो आपके चेहरे के सामने है इसका शैडो फेस पे पड़ रहा है तो ये और डेडली लगेगा, तो थोड़ा सा इधर होके बोलो. तो मैंने फिर से किया, तो उस आदमी की एक सजेशन से उसका इम्पैक्ट 4 गुना बढ़ गया. सो इफ़ यू आर रेडी टू लिसन, तो मैंने थैंक यू बोला बाद में उनको. इफ़ यू आर रेडी टू लिसन, पीपल विल टीच यू. दे आर देयर, एवरीबॉडी वांट्स टू शेयर ना. जैसे कहते हैं ना, ज्ञान सब देना चाहते हैं, तो सही ज्ञान ले लो, बस फालतू का मत लो. राहुल, जाते जाते रेडियो लेक्सिटी के तमाम लिसनर्स को क्या कहेंगे? यही कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो आप भले ही देख नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे, सब कुछ देख नहीं रहे, आप सुन रहे हैं, और वो जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक आरजेस डू अ ग्रेट जॉब. हम तो चलो आज इंटरव्यू के लिए आ गए. विद द वॉइस दे क्रिएट द विजुअल. तो रेडियो एक बहुत ही इंटीमेट, एक रिश्ता बनाने जैसा, इस अड़चन के साथ कि वो आपको दिख नहीं रहे, एक रिश्ता बनाता है रेडियो. तो रेडियो सुनते रहें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ. राहुल सिंह, आपका बहुत बहुत आभार.